तो आज मैं आपको हिंदी में द लैब्रेनम टॉप हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। ये लिखी गई है इंग्लिश पोइट जो हैं टेड ह्यूग्स, उन्होंने लिखी है। और ये अक्सर ये नेचर पोइट हैं, काफ़ी इन्होंने बहुत, जैसे मुझे याद है कि पाइक करके इट इज़ अ फिश, उस पर लिखी है, बर्ड्स पे लिखी हुई है। और यहाँ पे ये कहते हैं, ये एक अमलतास पेड़ होता है जो जिसके पत्ते होते हैं, जिसके ग्रीन येलो होते हैं, इट्स येलो इन कलर। सो इसमें वो बता रहे हैं कि एक बर्ड जो कि गोल्ड फिंच है, कैसे जब वो आती है इस शांत पेड़ पे, जो बेचारा सितंबर हो गया, उसके लीव्स भी गिर चुके हैं, सीड्स भी गिर चुके हैं, थका सा खड़ा है, और कैसे वो जब आती है गोल्ड फिंच, कैसे पूरा पेड़ मशीन के भांति फिर से शुरू हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर लिखा है टेड ह्यूग्स ने। तो एक एक लाइन करके हम ज़रा देखें। पहला स्टैंजा में देखते हैं क्या लिखते हैं। द लैब्रेनम टॉप इज साइलेंट, quite still in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. कहते हैं कि जो लैब्रेनम टॉप है, जो अमलतास का जो ऊपरली हिस्सा है, ऐसे लगता है बिल्कुल शांत है। कब? आफ्टरनून में। कौन सी आफ्टरनून? आफ्टरनून दोपहर है, दोपहर का समय का वर्णन कर रहे हैं। और दोपहर में, आफ्टरनून में क्या होता है? येलो लाइट होता है। और सितंबर का टाइम है, सितंबर सनलाइट है, और अच्छा दृश्य है, लेकिन साइलेंट है। उसकी कुछ लीव्स और येलो भी हो रही हैं, और सारे उसके सीड्स गिर चुके हैं। ये शांति का पहले 3 लाइंस में आपको एक जो ट्री है मलतास, बिल्कुल शांत खड़ा, ये आपको दिखेगा। यू कैन विजुअलाइज, आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि एक सितंबर आफ्टरनून का टाइम है, और एक अमलतास का पेड़ है, और उसका टॉप बिल्कुल शांत सा है, और कुछ लीव्स इसके अभी येलो हो रहे हैं, और सारे इसके सीड्स गिर चुके हैं। कब तक? ये देखो, नेक्स्ट स्टैंजा बहुत इम्पोर्टेंट है। सारी हलचल ना सेकंड स्टैंजा में है, जबकि ये पूरी पोएम ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई है। आप ये देखोगे, अब देखो सेकंड स्टैंजा। टिल द गोल्डफिंच कम्स with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. तब तक शांत है, जब तक क्या होता है, ये गोल्ड फिंच एक तरह की बर्ड होती है, छोटी सी, ये आती है विद अ ट्विचिंग चिरअप। ट्विचिंग मतलब जर्क, जर्क से, मोमेंट्री जर्क, ट्विच करना। यू सीन ट्विचिंग मोमेंट्स, आपका मुंह कभी कभी ट्विच करता है, आपके चेहरे के, जब आप एक डांसर को देखते हो तो उसकी जो मूवमेंट्स होते हैं ना, मुंह में ट्विचिंग मूवमेंट्स होते हैं, सब कुछ सारा हाव भाव से व्यक्त करते हैं। वैसे ही उनकी उसकी जो है, इट कम्स विद अ ट्विचिंग चिरअप। चिरअप जो होता है, उसकी बर्ड की जो चहचहाट होती है, इट इज़ अ शॉर्ट शार्प क्राई ऑफ अ बर्ड। तो उसकी ट्विचिंग चिरअप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, एक ब्रांच एंड पे आती है, और ऐसे लगता है जैसे कि एक सरप्राइज हुआ है। सरप्राइज, लाइक अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट, यू स्टार्टल्ड बोलते हैं ना, वो स्टार्टल हो गए, आवाज़ सुनी और मैं हिल गई, तो दैट इज स्टार्टलमेंट। सो ब्रांच पे आके बैठती है तो ऐसे लगता है जैसे सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। द ट्री, जो पेड़ है, ऐसे स्टार्टल्ड हो जाता है, मतलब चौंक जाता है। फिर क्या होता है, ये देखो कितनी सुंदर तरीके से टेड ह्यूग्स ने लिखा है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड,
And alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. तो बोलती है जैसे आपने छिपकली देखी कितनी क्वाइटली खड़ी रहती है घंटों, लगता है कभी जैसे कि दीवार से चिपक ही गई है ही नहीं, उसमें जान ही नहीं है, पर वो अलर्ट है, एब्रप्ट है, और अलर्ट है, देख रही है अपने किसी किसको अटैक करना है, कौन से इंसेक्ट को लेना है। वैसे ही ये चुपचाप पहले खड़ी स्लीक देखती है, लिजर्ड जैसे अलर्ट है। एब्रप्ट, एब्रप्ट मीन्स फिर सडनली क्या करती है, एब्रप्टली। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अलर्ट होता है वॉचफुल, स्लीक होता है स्मूथ, एब्रप्ट होता है सडनली। सडनली वो क्या करती है, एंटर करती है। कहाँ एंटर कर रही है, द थिकनेस, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. She enters the thickness. अब ब्रांच के एंड में बैठी है, वो अंदर चली जाती है। अंदर तो फुल ऑफ लीव्स हैं, उसके फ्लावर्स हैं, एवरी इट्स फुल, लॉट ऑफ ब्रांचेस आते हैं, उसके वो अंदर जाती है। एंटर्स द थिकनेस, जहाँ बहुत सारी वो क्या कहते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ, जैसे भीड़ ही हो गई, पत्तों की भीड़ हो गई, ब्रांचेस की, उसके वो अंदर घुस रही है, थिकनेस है, थिकनेस ऑफ इट ऑल। एंड ऐसा लगता है कि मानो एक मशीन शुरू हो जाती है। मशीन किस चीज़ की शुरू होती है, उसकी उसकी जो चहचहाहट है, उसकी जो चैटरिंग्स है, हाई पिच नॉइजेस हैं, चहचहाहट है, ट्रेमर है। ट्रेमर क्या होता है, शेकिंग, जो वाइब्रेशंस होती हैं, ट्रेमर जिसको हम क्विवर कहते हैं, वाइब्रेशंस कहते हैं। और ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स जैसे ट्रिल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स लाइक उसकी आवाज़ जो निकलती है, ट्रिलिंग्स, ट्र ट्र करके जो आवाज़ आती है, तो सारी चीज़ें ना एक साथ शुरू होती हैं, और फिर द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। ऐसे लगता है कि पूरा ट्री है ना, उसकी चहचहाहट से ट्रम्बल कर रहा है। वो एक लिटिल ब्रांच से एक दूसरे ब्रांच पे जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, उससे बहुत हरकत होती है ट्री में, और थ्रिल्स होते हैं। तो इट्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस, थ्रिल, व्हाट इज थ्रिल, इफ यू थिंक ऑफ थ्रिल, इट्स, इफ यू जस्ट टेक द मीनिंग, इट्स लाइक एक्साइटमेंट। सो ऐसे लगता है कि जैसे पूरे उसने उसमें एक पूरे ट्री को पुलकित कर दिया है, थ्रिल्ड हो गया वहाँ पे। इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली। ऐसे लगता है जैसे कि पूरी वो जो है मशीन चल रही है, और ऐसे लगता है जैसे कि अब ये जो वर्ड है ना, ये जो लाइन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। उसके फैमिली का जैसे इंजन होता है कोई भी, and a family can be the birds of her kinds, birds, the family of birds। जब भी फैमिली, कोई भी बर्ड वहाँ आती है, या जब भी कोई बर्ड उस ट्री पे आती है, तो एक उसके हाथ में बटन होता है, जैसे इंजन ही शुरू हो गया। अब इंजन, अगर इफ़ यू टेक इंजन, उस टाइम स्टीम इंजन हुआ करता था, तो उसमें आप पानी डालते थे, और जब उसकी स्टीम शुरू होती थी तब वो शुरू होता था। तब तक अगर पानी पड़ा, अगर उसको आपने गर्म नहीं किया, तो उसका कोई हरकत नहीं होती है इंजन में। पर जैसे आपने स्टीम करा, स्टीम इंजन में, जैसे कि वो एक क्विवर, एवरीथिंग स्टार्ट्स चगिंग एंड ऑल दैट स्टफ। सो इट है बहुत अच्छा, इन्होंने एक सिमिली ली हुई है इंजन की, तो इंजन की तरह वो शुरू हो जाता है। द होल ट्री, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली। उसकी फैमिली ऑलमोस्ट लाइक इंजन चलाती है। इंजन में क्या होता है, बहुत सारी हरकतें होती हैं, और शी स्टोक्स इट फुल, शी स्टोक्स इट फुल। स्टोक क्या करते हैं, अब आपने देखा है इंजन में ना, स्टीम इंजन में पहले वो दे हैड टू पुट कोयला डालना होता था, उसको स्टोक करना पड़ता था।
उसको आपने जलाना होता था, और अगर बुझ रही है उसको फिर से जलाना है। तो उसी तरह से इट स्टोक्स इट फुल, पूरे ट्री को मान लिया जाए कि उसने यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उसने उसको वो एक एनर्जी दे दी है। पूरा करके उसने अपना पूरा काम करके then floats out to a branch end, showing her barred face identity mask, and then with eerie, delicate whistle-like chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the Lebanon tree subsides to empty. कितनी सुंदर तरीके से बताया है कि पूरा स्टोक करके पूरी तरह से उसको चालू कर दिया है, पूरी तरह से जो है पूरा ट्री फिर से एज इफ उसमें एक नई फुर्ती आ गई है। फिर वो निकल जाती, फ्लोट्स आउट, निकलती है, फ्लटर्स, निकल जाती, फड़फड़ाना। फ्लोट मीन्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम शी इज़ देयर एंड शी गेट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। वही जो याद है ब्रांच एंड पे आके बैठी थी, ही इज़ यूज द वर्ड अगेन ब्रांच एंड। तो ब्रांच एंड में निकलती है और अपना छोटा सा अपना फेस दिखाती है, जिससे आपको उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती है कौन सी चिड़िया है ये। और उस जब आप उसका फेस देखते हो, उसका फेस मास्क, हर एक चिड़िया के ना अपने अपने एक कलर्स होते हैं या उन पे कुछ बने होते हैं, उनके फर्स अलग होते हैं, उसको आप देख के समझ जाओगे क्या है। तो वो अपनी आइडेंटिटी दिखाती है। देन with eerie delicate whistle chirrup whisperings। अब क्या होता है, eerie क्या होता है, अनकैनी। अब पहले तो अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा दी ना उन्होंने, आइडेंटिटी अपनी बता दी। फिर क्या होता है, देन विथ eerie delicate whistle chirrup whisperings। अब इतनी सारी इन्होंने वर्ड्स यूज किए विथ eerie। व्हाट इज eerie? अनकैनी, अजीब सा, जो आप अलौकिक, विच यू अलौकिक, यू कैनॉट, weird, uncanny, which is not, you cannot understand। तो वैसी वाली आवाज़ें निकाल के, डेलिकेट, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सॉफ्ट। विसल चिरप, देखो विसल बहुत लाउड होता है, अगेन यू नो दिस इज़ लाइक डेलिकेट विसल चिरप। धीमे से जो विसल की आवाज़ बहुत शार्प होती है। चिरप, चिरप क्या होता है, अगेन चिरप इज साउंड। whisperings, chirrup again is chirping, और whisperings are उसको softly बोलना। फिर वो she launches away, launches away क्या होता है, निकल जाती है, goes away towards the infinite। इनफाइनाइट पता है ना कि जो बर्ड है जब फ्लाई करती है उसको खुद नहीं पता होता कहाँ जाना है, निकल जाती है आसमान, जो हमें नहीं पता होता कहाँ, तो इन्फिनिट की तरफ उड़ जाती है, एक नया मे बी ट्री खोजने या पता करने, एक नए ट्री को हिलाने, उसमें सुफुर्ती देने। एंड फिर क्या होता है कि लैबेनम ट्री सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लैबेनम ट्री है फिर से शांत हो जाता है। तो ये जो मैंने एक चीज़ और कहा था, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली। वी कैन ऑल्सो अ पोएम कैन बी एक भी पोएम जो है ना कि बहुत तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि उसका एक शायद वहाँ पे नेस्ट है, दैट इज़ योर इंटरप्रिटेशन। कवि ने जो भी अपने ढंग से लिखी है उसके पोएम के इंटरप्रेटर्स हम लोग जैसे रीडर्स कर सकते हैं, तो आप उस तरह से भी देख सकते हो। तो ये है आपकी एक समरी। मैं बता दूं फिर से कि इसका अगर आप देखोगे कि सितंबर के दोपहर में एक पीली धूप में अमलतास के पेड़ का जो है टॉप जो है, जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, बिल्कुल शांत है। उसके थोड़े से पीले पत्ते, जो पत्ते हैं पीले पड़ गए हैं और सभी बीज गिर चुके हैं। एक गोल्ड फिश चिड़िया एक शाखा के बिल्कुल किनारे सिरे पर आकर अचानक चहचहाट से उसमें हलचल पैदा कर देती है।
फिर वो सेकंड स्टांजा में छिपकली की भांति चौकन्नी चौकस और फुर्ती से वो अंदर की ओर घुस जाती है, जहाँ सघनता है, इट्स थिक है, ज़्यादा पत्ते हैं, ज़्यादा ब्रांचेस हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। और फिर अपनी चहचहाट से, पंखों की कंपन से और स्वर कंपन से ऐसा लगता है जैसे कि मशीन सी चल पड़ी है। सारा पेड़ कांपने लगता है और रोमांचित हो जाता है। फिर ये होता है उस ऐसे लगता है कि उसका पूरी तरह उसको हिला देती है फड़फड़ा कर। फिर वो निकलती है एक शाखा के सिरे पर, फिर आकर बाहर आती है और अपना चेहरा दिखाती है, जिसको देख के हम पहचान सकते हैं कि वो है कौन। हाँ, वो है एक गोल्ड फिंच। फिर वो अलौकिक कोमल सीटी वाली चहचहाट फुसफुसाहट के साथ दूर अनंत आकाश की ओर उड़ान भर लेती है और अमलतास का पेड़ फिर से शांत हो जाता है।